इस छीना झपटी के बीच प्रकट होने से पहले आखिर क्या हुआ था? रीजन क्या है जो इनका यहाँ आना हुआ? तो चलिए जानने के लिए हम पहुंचते हैं रॉयल कोर्ट में, जहाँ किंग, क्राउन प्रिंस और एडवाइजर्स के बीच हैवी डिस्कशन चल रहा है एक तेजी से बढ़ती हुई आपदा के बारे में, जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। ये बीमारी धीरे धीरे पूरे जोशन कंट्री में फैलती जा रही है। क्राउन प्रिंस के लिए रोगियों के लिए मेडिसिन पहुंचाना, डॉक्टर पहुंचा के उनका इलाज करवाना, फूड की सप्लाई करना पहली प्रायोरिटी थी। पर सेकेंड एडवाइजर मिन का कहना था कि उनकी पहली प्रायोरिटी लोगों के अशांत मन को शांत करना और लोगों में किंग के प्रति भरोसा जगाना ही सबसे जरूरी है। वो एडवाइस करते हैं कि रॉयल फैमिली से कोई रिप्रेजेंटेटिव प्योंगयांग एरिया में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वहाँ भेजना चाहिए, जिससे उन्हें लगेगा कि किंग को उन सब की परवाह है और जल्दी से किंग सब कुछ ठीक कर देंगे। क्राउन प्रिंस ली जिन भी इस आइडिया के अगेंस्ट में नहीं था और खुद रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाने के लिए भी तैयार था, पर किंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वापस हम ली रिम के मेंशन में आ जाते हैं। ली रिम फादर के अचानक आने से बहुत डर गया था। हे रंग वहाँ से खुद को निकाल लेती है। ली रिम नर्वस होते हुए अपने फादर से पूछता है, चाय पीना चाहेंगे? फादर रूखे टोन में जवाब देते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ चाय पीने आया हूँ? किंग यहाँ उसे बताते हैं कि उसे कुछ ही समय में प्योंगयांग एरिया में जाना होगा। उस एरिया में स्मॉल पॉक्स की बीमारी फैल रही है, लोग बहुत परेशान हैं और उसे वहाँ जाके लोगों को कंसोल करने जाना है एक प्रिंस के तौर पर। किंग उसे ज्यादा डिटेल तो नहीं देते हैं कि वहाँ प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, वो बस उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसे बस प्रिंस के तौर पर वहाँ जाना है और बस कुछ समय बिता के वहाँ से आ जाना है बिना वहाँ कोई दखल दिए। सांबो और इवन हे रांग भी कंसर्न थे क्योंकि स्मॉल पॉक्स उस समय की जानलेवा बीमारियों में से एक थी। अब प्रिंस जाएंगे तो हिस्टोरियन को भी जाना होगा ये जर्नी रिकॉर्ड करने के लिए। सो हे रांग खुद को वॉलंटियर करती है, ये कहके कि उसे पहले भी स्मॉल पॉक्स हो चुका है और वो डेंजर से बाहर है, क्योंकि और कोई हिस्टोरियन उस अफेक्टेड एरिया में जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। ग्रैंड क्वीन किंग के क्वार्टर जाती है और कंफर्म करती है कि क्या सच में वो ली रिम को उस अफेक्टेड एरिया में भेज रहा है, और कंफर्म होने के बाद तो वो एकदम फ्यूरियस हो जाती है और एक बहुत बड़ी सच्चाई हमारे सामने उगल देती है, तुम उसे इसलिए भेज रहा हो ना उस खतरनाक जगह पर क्योंकि वो तुम्हारा रियल बेटा नहीं है। OMG, सो ये बात है। मीनवाइल हे रांग और जेगंग के बीच भाई बहन के प्यार वाले मोमेंट्स चल रहे थे। जेगंग अपनी बहन की क्षमता जानता है तो वो उसे इस सफर पर जाने से बिल्कुल मना नहीं करता है, उसे बस वहाँ केयरफुल रहने की हिदायत देता है। भाई के इस इनकरेजमेंट से हे रांग बहुत खुश थी। इधर ग्रैंड क्वीन ली रिम की सेफ्टी के लिए बहुत चिंता में थी, सो वो अपनी कोर्टमेट को मो हवा से कांटेक्ट करने के लिए कहती है। ये बात सा हुई सुन लेती है और एडवाइजर मिन के कानों तक मो हवा वाली इंफॉर्मेशन पहुंचा देती है। हे रांग और जेगंग की तरह ली रिम और ली जिन भी सिबलिंग मोमेंट्स बिता रहे थे। ली जिन चाहे कितना भी परेशान हो रहा अपने भाई की सेफ्टी के लिए, पर वो ली रिम के सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करता है। जहाँ सब परेशान और फिक्र में थे ली रिम के लिए, पर ली रिम तो अपनी ही धुन में गुम था। पहली बार उसके फादर ने उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उस पे भरोसा किया है और उसे अपनी लाइफ से क्या चाहिए। और बात रही सेफ्टी की, तो उसे पूरा विश्वास था कि उसके फादर उसे जानबूझकर किसी खतरनाक जगह पर कभी नहीं भेजेंगे। एडवाइजर मेन और उनकी पलटन आज जश्न के मूड में थी क्योंकि सब कुछ उनकी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। उन्होंने जानबूझकर इनडायरेक्टली क्राउन प्रिंस को भेजने की बात रखी थी, पर एडवाइजर मेन अच्छे से जानते थे कि किंग चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट हो जाए क्राउन प्रिंस ली जिन से, पर वो अपने वारिस को उस जगह भेजने का रिस्क नहीं लेंगे। सो शुरुआत से ही निशाना उनका प्रिंस ली रिम को ही भेजने का था। नेक्स्ट मॉर्निंग ली रिम एकदम तैयार था इस न्यू जर्नी के लिए। बहुत ही कम लोग, या कह सकते हैं ना के बराबर लोग, प्रिंस ली रिम को इस जर्नी के लिए सी ऑफ करने आए थे, लेकिन ली रिम को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बहुत बड़ा सरप्राइज मिला था अपने इस सफर के साथी के रूप में हे रांग को पाकर। एक नदी के किनारे पर थोड़े समय के लिए उनका काफिला रुकता है। ली रिम को जलन होने लगती है ये देख के कि ऑफिसर मेन हे रांग को पानी का बोल ऑफर कर रहे हैं और इवन साथ बैठ के बातें भी कर रहे हैं। वैसे ऑफिसर मेन एकदम से कहां से इस सफर में टपक पड़े? ऑफिसर मेन को तो आने की जरूरत ही नहीं थी। आखिर ये किसका साथ देने आई है? ली रिम का मुंह बन जाता है जब हे रांग ऑफिसर मिन को कॉम्प्लीमेंट करती है, आप रियल में बहुत स्वीट हैं, मेरे लिए पानी लेकर आए, मुझ जैसी न्यूबी को एडवाइस देते रहते हैं। इवन आप इस सफर पर भी आ गए क्योंकि आपको मेरे यहाँ अकेले होने की चिंता थी। ऑफिसर मिन कुछ कह ही नहीं पाते क्योंकि हे रांग मौका ही नहीं दे रही थी उन्हें बोलने का।
बैक एट पैलेस साहुई नोटिस करती है कि उसके फादर वेयर हाउस में बोरियां भर भर के खास तरह की हर्बल बीन्स इकट्ठा करके रखवा रहे हैं। बाद में साहुई को पता चलता है अपने फादर से कि वो ये बीन्स को मार्केट से खरीद कर कलेक्ट कर रहे हैं उस समय के लिए जब स्मॉल पॉक्स की बीमारी इस एरिया में भी फैल चुकी होगी। इस बीन्स से बनने वाली चाय स्मॉल पॉक्स के लिए मेडिसिन का काम करती है। सो उस टाइम पर इस बीन्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तब वो ये बीन्स अपनी मनचाही कीमत पर लोगों को बेचकर अपनी तिजोरी भरेंगे। साहुई अपने फादर की सोच से बहुत डिसअपॉइंट होती है और फादर को लेक्चर देती है जिस टाइम पर उन्हें लोगों की हर तरह से मदद करनी चाहिए वो उस समय उनकी सिचुएशन और लाचारी का फायदा उठा के उन्हें लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके फादर भी पलट जवाब देते हैं कि अगर वो इस तरह के काम आज तक ना करते होते तो उसे इतनी कंफर्टेबल लाइफ जीने को नहीं मिलती। जहाँ उसे थैंकफुल होना चाहिए वो अपने फादर पर उंगली उठा रही है। कई दिनों के सफर के बाद प्रिंस लीरिम अपने काफिले के साथ हेजो टाउन जो पोंगयांग के ही पास का टाउन था वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रिंस के ठहरने का सारा इंतजाम यहीं पर किया गया था, ऑफ कोर्स जानबूझकर। तो ऑफिसर प्रिंस लीरिम को पोंगयांग की करंट सिचुएशन की रिपोर्ट देते हैं कि वहाँ की सिचुएशन अब पहले से बेहतर हो रही है। मेडिकल और फूड सप्लाई भी वहाँ पहुँच रही है। लीरिम इस गुड न्यूज को सुन के एकदम रिलैक्स्ड हो गया था, लेकिन ऑफिसर मिन इन ऑफिसर की बातों से कन्विंस नहीं हुए थे और वो उनसे इंक्वायरी करता है कि अगर पोंगयांग की सिचुएशन इतनी बेहतर होने लगी है तो वो दोनों पोंगयांग एरिया को छोड़कर यहाँ पर डेरा क्यों जमाए हुए हैं। वो ऑफिसर बहाने देने लगते हैं कि जैसे ही उन्हें प्रिंस लीरिम के यहाँ आने की खबर मिली वो उनसे मिलने यहाँ आ गए। ऑफिसर मिन अभी भी कन्विंस नहीं हुए थे, पर खैर छोड़ो। प्रिंस लीरिम अपने रूम में आराम से सेटल हो जाता है। खबर मिली गई थी कि पोंगयांग में सब कुछ कंट्रोल में है और हमारे भोलू बाबू को सब सच ही लगता है। सो ये अब एकदम वेकेशन मोड पर आ गए थे। पहली बार कहीं बाहर ऐसे समय बिताने का मौका मिला था उसे। सामो से जब उसे पता लगता है कि यहाँ एक बीच है वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है हेरांग के साथ वहाँ समय बिताने के लिए। लीरिम ने बीच के बारे में आज तक सिर्फ सुना था पर ना ही देखा था न कभी फील किया था। हेरांग जो अपने कदमों पर चल चल के यहाँ तक का सफर तय करके आई थी सो वो बहुत थक चुकी थी। हालांकि जब वो लीरिम की इमोशनल स्टोरी सुनती है कि ये उसका बीच पर फर्स्ट टाइम है और अपना फर्स्ट टाइम वो अकेली नहीं बिताना चाहता। हेरांग अपनी सारी थकान को अपनी जूती के साथ दूर फेंक देती है और लीरिम को दिखाती है कि बीच को एंजॉय कैसे किया जाता है। वो बीच के सैंड पर नंगे पैर चलते हैं, भागते हैं, किनारे पर आने वाली ठंडी पानी की लहरों को अपने पैरों से छूकर फील करते हैं। नो डाउट लीरिम ने बीच वाला मोमेंट बहुत एंजॉय किया था। काफी देर वहाँ एंजॉय करने के बाद वो बैठ के गपशप करते हैं। हेरांग उसे नई नई जगह के बारे में बताती है जिसके बारे में उसे बुक्स पढ़ने से पता चला था और जहाँ वो एक बार अपनी जिंदगी में जाना चाहती है। लीरिम को तो जोशन कंट्री के बारे में ही ज्यादा नहीं पता था तो दुनिया के बारे में क्या पता होगा। हाँ, पर एक जगह थी जहाँ वो जाना चाहता है। उसने सुना था कि ईस्ट सी में एक छोटा सा आइलैंड है डोकुडू, जहाँ अजीब तरह के सी एनिमल्स रहते हैं जिन्हें लोग सी लॉयन कहते हैं, जो पानी और जमीन दोनों पर आजादी से रहते हैं और झुंड में रहने की वजह से वो कभी अकेला नहीं फील करते। सो वो एक बार उस डोकुडू आइलैंड जाके उन सी लॉयंस को अपनी आंखों से देखना चाहता है। हेरांग भी उससे कह देती है कि अगर उसका वहाँ जाना हुआ तो वो भी उसके साथ वहाँ जरूर आना चाहेगी। वहाँ से लौटते समय हेरांग का सामना अपने होने वाले हस्बैंड जो नहीं हो पाए उनसे होता है। वो लीरिम से प्राइवेटली मिलता है और रिवील करता है कि ऑफिसर की दी गई रिपोर्ट सारी झूठी थी। पोंगयांग एरिया खतरे में है। सारे डॉक्टर अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से भाग चुके हैं। ना वहाँ मेडिकल सप्लाई पहुँच रही है ना ही खाने का सामान। अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये नंबर हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इवन जो हेल्दी लोग हैं उन्हें भी उस एरिया में कैद करके रखा गया है और खाने पीने की कमी की वजह से कई लोग तो भूख और प्यास की वजह से मर रहे हैं। स्कॉलरली लीरिम से बेग करता है कि वहाँ के लोगों को बचा लीजिए। लीरिम और हेरांग दोनों ही इस इंफॉर्मेशन से टेंशन में आ गए थे और वो निकल जाते हैं पोंगयांग खुद से वहाँ की सिचुएशन को देखने के लिए। इनके पास कोई चॉइस नहीं रहती, इन्हें जंगलों वाले रास्ते से होके पोंगयांग का रास्ता तय करना पड़ता है क्योंकि हर तरफ से गार्ड्स ने उस एरिया को कवर करके रखा था जिससे ना कोई इन्फेक्टेड एरिया से बाहर आ सके ना ही अंदर जा सके। रास्ते में लीरिम हेरांग से पता करने की कोशिश करता है कि स्कॉलरली को वो कैसे जानती है। हेरांग बताती है कि वो मेरा होने वाला हस्बैंड था। हस्बैंड? मतलब तुम शादीशुदा थे? हेरांग जो रास्ता खोजने की उलझनों में उलझी हुई थी वो रिप्लाई करती है,
हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। लीरिम फिर सवालों की बरसात कर देता है। एग्जैक्टली बताओ, कब, कहाँ, कैसे मिले थे तुम दोनों? कैसे ब्रेकअप हुआ तुम्हारा? कहीं वो तुम्हें फिर से वापस पाने के लिए तो यहाँ नहीं आया है? हे-रांग अपनी उलझनों से बाहर निकलती है और अब उसे जवाब देती है, तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हो मेरी लाइफ में? और रही बात ब्रेकअप की, तो उसने ये शादी तोड़ी थी क्योंकि मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। अब जान लिया, अब कुछ मत पूछना। लीरिम का मुंह अभी भी बंद नहीं हो रहा था और वो फिर बकबक करने लगता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसे छोड़ने की? अच्छा, इसका तो ये मतलब हुआ तुमने उसे कभी पसंद नहीं किया, है ना? इनकी बात यहीं पर फुल स्टॉप हो जाती है क्योंकि अब वो चलते चलते एक सुनसान जगह पर बनी एक झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ वो दोनों एक छोटी सी बच्ची और उसकी माँ से मिलते हैं जो किसी तरह प्योंगयांग एरिया से भागकर यहाँ छुपे हुए थे। माँ ऑलरेडी पूरी तरह से स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड थी, सो वो हे-रांग से बेग करती है कि वो उसकी बच्ची को यहाँ से अपने साथ सेफली कहीं ले जाए। हे-रांग स्ट्रगल कर रही थी डिसीजन लेने में कि उसे ये बच्ची साथ ले जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि काफी चांसेस है कि इतने समय से अपनी माँ के साथ रहने की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी होगी। लीरिम मुझसे आर्ग्यू करता है कि वो बच्चे और माँ को कैसे यहाँ बेसहारा छोड़ सकते हैं, लेकिन हे-रांग ने डिसीजन ले लिया था कि वो इन्हें यहीं छोड़ देगी। बच्चे को साथ ले जाना मतलब हेजू टाउन में भी इन्फेक्शन का रिस्क ले आना, और अगर लोगों को इनके बारे में पता चल गया तो ये और भी ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। सो उसे बेटर लगता है कि यहाँ रहना इनके लिए ज्यादा बेहतर है। वो काफी मात्रा में मेडिसिन और खाने का सामान इनके लिए छोड़ देती है। वापस हेजू टाउन आके लीरिम उन दोनों ऑफिसर को कन्फ्रंट करता है प्योंगयांग की रियल सिचुएशन को लेके, और वो एक निडर प्रिंस की तरह ऑर्डर करता है कि मेडिसिन और खाने का सामान तैयार किया जाए। वो खुद प्योंगयांग एरिया जाएगा ऑफिशियली। ये दोनों ऑफिसर मिन से मिन्नतें करते हैं, आप ही अपने फादर एडवाइजर मिन को लेटर भेज के बात करिए कि अब क्या किया जाए इस मैटर का। ऑफिसर मिन एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ रिकॉर्ड बुक में लिखना शुरू कर देते हैं। दोनों की आंखें चमक जाती है कि अरे वाह, ये तो लेटर लिखने भी लगे। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये उन्हीं की अभी कही बातों को अपनी हिस्टोरियन रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। फाइनली प्रिंस लीरिम वहाँ की सिचुएशन को अपनी आंखों से देख पा रहा था। कहीं से भी नजारा देखने लायक तो नहीं था। डेड बॉडीज के जलने से निकलता धुआं, लोगों की दर्द भरी आवाजें, चारों तरफ दर्द और उदासी फैली हुई थी। लोग बेसहारों की तरह ऐसी जगह पर पड़े हुए चीख चिल्ला रहे थे मदद के लिए। आगे चलते चलते उन्हें कुछ शॉकिंग देखने को मिलता है कि उस एरिया के एक सेक्शन में एकदम हेल्दी बच्चे खेल रहे हैं। इवन खाने की भी कोई कमी नहीं है उनके पास। लीरिम एक फेस को कवर की गई औरत को स्पॉट करता है जो एक बच्चे के हाथ को कट करके उसमें कुछ इंजेक्ट कर रही थी। वो उस औरत को ऐसा करने से रोक देता है और फिर होता है वो जो होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं समझे? एपिसोड खत्म होने की बात कर रही थी। बाय बाय।